हाय फ्रेंड्स चलिए अब हम करते हैं अपने आगे के सफ़र को शुरू फॉर द बुक समरी फ्रॉम बुक इनग्लोरियस एम्पायर बाय शशि थरूर। फ्रेंड्स चैप्टर 2 तक हम पहुंच चुके हैं और चैप्टर 2 का टाइटल है डिड द ब्रिटिश गिव इंडिया पॉलिटिकल यूनिटी। शशि थरूर इस चैप्टर में ब्रिटिश एम्पायर के सबसे कॉमन दावे पर डायरेक्ट चोट करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पॉलिटिकली रूप से यूनिफाई किया। इंडिया नाम की कोई एंटिटी ब्रिटिशर्स से पहले थी ही नहीं, और अगर ब्रिटिश रूल नहीं होता तो इंडिया नाम का कोई देश नहीं बनता। थरूर इस पूरे आर्ग्यूमेंट को हिस्टोरिकल एविडेंस, सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के आधार पर डिसमेंटल करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि इंडिया वॉज ऑलवेज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, नॉट जस्ट पॉलिटिकल टेरिटरी। ब्रिटिशर्स यूनिटी लेकर नहीं आए, उन्होंने तो एक्चुअली में एग्जिस्टिंग यूनिटी को वीकन किया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को बढ़ाया। फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स का क्लेम क्या है? वी यूनिफाइड इंडिया। इस पर थरूर का जवाब, ब्रिटिश रूलर्स बार बार लिखते थे और स्पीचेस भी बोलते थे, देयर वाज नो इंडिया बिफोर वी केम, वी क्रिएटेड इंडिया। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड स्ट्रेची जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओपनली कहते थे, सच अ थिंग एज इंडिया डज नॉट एग्जिस्ट। द पीपल ऑफ इंडिया हैव नो आइडेंटिटी एज इंडियंस। उनके हिसाब से इंडिया सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था। थरूर इस क्लेम को पॉइंट बाय पॉइंट तोड़ते हैं। हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, भारत हजारों सालों से एक सिविलाइजेशनल यूनिट था। एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत इंडिया ब्रिटिशर्स के हजारों साल पहले से मौजूद था। थरूर बताते हैं कि वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्यन एम्पायर, गुप्त ईरा, विजयनगर एम्पायर और मुगल एम्पायर सभी ने अलग अलग तरीके से पूरे सब कॉन्टिनेंट आइडेंटिटी को नर्चर किया। सिविलाइजेशनल इंडिया की 7 मुख्य पहचान, शेयर्ड एपिक्स, रामायण और महाभारत। भारत के कोने कोने में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस अलग हैं, रिचुअल्स अलग है, लेकिन हमारे एपिक्स कॉमन है, नैरेटिव कॉमन है, मोरल स्टोरीज कॉमन है। ये एक डीप कल्चरल यूनिटी है जो पॉलिटिकल पावर से इंडिपेंडेंट है। शेयर्ड पिलग्रिमेज रूट्स, फ्रॉम अमरनाथ टू रामेश्वरम, द्वारका टू जगन्नाथ, एक कॉमन सेक्रेड ज्योग्राफी ने यूनिटी को बाइंड किया। फ्रेंड्स, मैं यहाँ थोड़ा डिफर करूंगा। अमरनाथ से रामेश्वरम ठीक है, लेकिन देखा जाए तो हिंगलांज देवी से कामरूप कामाख्या तक है। शेयर्ड फिलोसफिकल सिस्टम, फ्रेंड्स, न्याय दर्शन, वैशेषिक सांख्य दर्शन, वेदांत, योग, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सबने इंडिया को एक इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम बनाया। ट्रेड एंड कल्चरल लिंकेजेस, एंशियंट इंडियन रूट्स, गिल्ड्स और क्राफ्टमैनशिप ने पूरे सबकॉन्टिनेंट को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम किया। इंटर रिलीजन मूवमेंट, फ्रेंड्स, संत, कवि, शिक्षक जैसे आदि शंकराचार्य से लेकर गुरु नानक तक पूरे देश में फ्रीली ट्रेवल कर सकते थे। ऐसा कोई ब्रिटिश मेड पासपोर्ट सिस्टम भारत में नहीं था। कॉमन पॉलिटिकल इमेजिनेशन, फ्रेंड्स, अशोक के इंस्क्रिप्शन और पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस समय के रूलर्स ने अपने रूल को जम्बू द्वीप या भारतवर्ष कह के संबोधित किया। एक्सटर्नल परसेप्शन, यूनानी, रोमन, चीनी सभी ट्रेवलर्स इंडिया को एक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन मानते थे, ना कि एक फ्रेगमेंटेड टेरिटरी। यहां तक कि ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया वर्ड से बनाई गई थी। ब्रिटिशर्स ने यूनिटी नहीं दी, ब्रिटिशर्स ने तो डिसयूनिटी बढ़ाई। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल सेक्शन है। थरूर आर्ग्यू करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने 3 तरीकों से डिवीजन को बढ़ाया। प्रिंसली स्टेट को आर्टिफिशियली एम्पावर किया। उनके अराइवल से पहले जो स्टेट्स नेचुरली मर्ज या डिक्लाइन होते थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें बफर स्टेट बना दिया ताकि इंडिया को पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड रखा जा सके। जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रवणकोर, ग्वालियर। ब्रिटिशर्स ने इन्हें डायरेक्टली एनेक्स नहीं किया क्योंकि फ्रेगमेंटेशन में उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे। डिवाइड एंड रूल एज अ ऑफिशियल पॉलिसी, फ्रेंड्स, कम्युनल बाउंड्रीज, कास्ट लिस्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये सब ब्रिटिश इन्वेंशन थे। उन्होंने पहली बार हिंदू वर्सेस मुस्लिम को पॉलिटिकल कैटेगरीज बनाया, कास्ट को ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिटी बना दिया, सेंसस में कम्युनिटीज को कंपीटिंग ग्रुप्स की तरह क्लासिफाई किया और सेपरेट इलेक्टोरल इंट्रोड्यूस किया। इस सब का नतीजा क्या निकला? एक डिवाइडेड इंडिया, नॉट यूनिफाइड वन। लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज को भी मैनिपुलेट किया। ब्रिटिश ने कुछ लैंग्वेज को सप्रेस किया तो कुछ को अपलिफ्ट। यह भी यूनिटी को वीकन करने का एक तरीका था। प्री इंडिपेंडेंस लीडर ऑलवेज सॉ इंडिया एज अ वन नेशन।
फ्रेंड्स, थरूर यहाँ बताते हैं कि अगर इंडिया पहले कोई नेशन नहीं था तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, इन सब के राइटिंग्स में एक सिविलाइजेशनल इंडिया की बात क्यों की जाती है। नेहरू ने अपनी किताब में लिखा, इंडियाज यूनिटी इज ओल्डर देन हर डाइवर्सिटी एंड रिचर बिकॉज ऑफ इट। यह यूनिटी ब्रिटिशर्स का गिफ्ट नहीं है, यह इंडियन माइंड की सेंचुरीज ओल्ड इमेजिनेशन है। द आइडिया ऑफ इंडिया एग्जिस्टेड इवन विदाउट पॉलिटिकल यूनिटी। थरूर यहाँ रिपीट करते हैं कि पॉलिटिकल यूनिटी और सिविलाइजेशनल यूनिटी दो अलग चीजें हैं। अगर हम यूरोप का ही उदाहरण लें तो कल्चर कॉमन था, लेकिन पॉलिटिकल यूनिटी वहां कभी स्टेबल नहीं रही। फिर भी यूरोप एक आइडिया था, इंडिया भी वैसा ही था, क्योंकि उस समय बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी। सिर्फ इंडिया थोड़ा ज्यादा पुराना और ज्यादा यूनिफाइड था। वॉज इंडिया एवर पॉलिटिकली यूनिफाइड बिफोर ब्रिटिश? यस। थरूर यहाँ क्लियर एग्जाम्पल्स देते हैं। मौर्य एम्पायर, अशोक के काल में पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 90% हिस्सा उनके अंडर आता था। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यूनिफॉर्म टैक्सेशन था, पब्लिक वेलफेयर यूनिफाइड थी और गवर्नमेंट स्टाइल। यह पूरा पॉलिटिकल यूनिटी का एग्जाम्पल है। गुप्त काल में यानी गुप्त एम्पायर के समय में नॉर्दर्न इंडिया को पूरी तरह यूनाइट करके रखा हुआ था। स्ट्रॉन्ग कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर्स थे। इवन मुगल एम्पायर में अकबर से लेकर औरंगजेब तक पूरे सब कॉन्टिनेंट को पॉलिटिकली इंटीग्रेट करके रखा। एक करेंसी सिस्टम था, वन ट्रेड सिस्टम वाज देयर, यूनिफॉर्म लैंड रिवेन्यू, जिन्हें हम टोडरमल रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इसके मुकाबले ब्रिटिश रूल कहीं ज्यादा फ्रेगमेंटेड था। ब्रिटिश इंडिया क्यों बनाया गया? नॉट फॉर इंडियन बट फॉर ब्रिटिश कन्वीनियंस। थरूर यहां आर्ग्यू करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक यूनिट बनाया क्योंकि उन्हें रिवेन्यू कलेक्शन आसान चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आसान चाहिए था, मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्मूथ होनी चाहिए थी और ट्रेड सेंट्रलाइज चाहिए था। दिस वॉज नॉट नेशन बिल्डिंग, दिस वॉज एम्पायर मैनेजमेंट। Indians were not unified for their own benefit. They were unified so that British could rule them easily. British political unity means a double-edged sword. थ्रूर मानते हैं कि ब्रिटिश ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया, जैसे आईसीएस, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, जुडिशियल सिस्टम, ऑल इंडिया मिलिट्री, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। लेकिन वो कहते हैं कि यह सब ब्रिटिश रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए था, इंडियंस को एम्पावर करने के लिए नहीं। सीधा उदाहरण है, रेलवेज किस लिए बनाई? ट्रूप मूवमेंट के लिए। टेलीग्राफ रिबिलियंस को सप्रेस करने के लिए, स्पेशली 1857 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आईसीएस सिर्फ गोरे लोगों को लिए एक्सेसिबल था। और जुडिशरी किस लिए? ताकि ब्रिटिश लॉ को यहां इम्पोज किया जा सके। सो इवन द ब्रिटिश बिल्ट यूनिटी वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। फ्रेंड्स, कंक्लूजन, डिड ब्रिटिश गिव इंडिया यूनिटी? वन वर्ड आंसर, नो। थरूर यहां समराइज करते हैं, इंडिया ऑलवेज हैड यूनिटी, सिविलाइजेशनल, कल्चरल, स्पिरिचुअल। पॉलिटिकल यूनिटी के भी कई पीरियड एग्जिस्ट करते हैं। ब्रिटिश रूल ने यूनिटी नहीं दी बल्कि डिसयूनिटी बढ़ाई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी उन्होंने बनाई वो भी सेल्फ सर्विंग थी, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए थी। रियल यूनिफिकेशन इंडियंस ने नेशनल मूवमेंट में अचीव की, ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं। उनका फाइनल पॉइंट पावरफुल है, ब्रिटेन डिड नॉट मेक इंडिया, इंडिया मेड ब्रिटेन पॉसिबल बाय फाइनेंसिंग द एम्पायर। तो फ्रेंड्स, मेरा ये था एक छोटा सा प्रयास ताकि आप इस बुक को जरा बेहतर तरीके से समझ सकें और इंटरेस्ट गैदर कर सकें इस बुक को पढ़ने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।